एलपीजी सिलेंडर को लेकर पूरे देश में एकदम अफरा तफरी का माहौल है। तो आज हम इसी संकट की तह तक जाएंगे, समझेंगे कि आखिर हो क्या रहा है। ये सिर्फ गैस की कमी की बात नहीं रह गई है। अब बात आ गई है उस कीमत पर जो आम लोग अपनी जिंदगी से चुका रहे हैं। ये कहानी है पंजाब के बरनाला के 66 साल के भूषण कुमार मित्तल की। वो सुबह से धूप में खड़े थे सिर्फ एक एलपीजी सिलेंडर के लिए, और लाइन में इंतजार करते करते ही कार्डियक अरेस्ट से उनकी मौत हो गई। सोचिए, एक बुनियादी जरूरत कैसे जानलेवा बन गई। तो चलिए जरा और गहराई से देखते हैं कि आखिर ये संकट कितना बड़ा है और कैसे एक सिलेंडर की कमी ने पूरे देश में एक तरह से हताशा और कहें तो अराजकता का माहौल बना दिया है। जरा जमीनी हकीकत पर नजर डालते हैं। आप उत्तर प्रदेश चले जाइए, पुणे, नोएडा या दिल्ली, हर जगह एक ही तस्वीर है, सिलेंडर के लिए घंटों लंबी लाइनें। हालत यह है कि मध्य प्रदेश और गुड़गांव में तो ऑनलाइन बुकिंग सिस्टम ही बैठ गए, क्रैश हो गए। और देखिए, इसका असर सिर्फ हमारे आपके घरों पर नहीं पड़ रहा है, कारोबार ठप हो रहे हैं। बैंगलोर और मुंबई जैसे बड़े शहरों में रेस्टोरेंट बंद होने लगे हैं। फूड डिलीवरी के जो ऑर्डर हैं वो 50 से 60% तक नीचे आ गए हैं। और हद तो तब हो गई जब एजेंसियों और ट्रकों से सिलेंडर चोरी होने लगे। ये खबरें अब आम हो चुकी हैं। और हाँ, जब ऐसी अफरा तफरी होती है तो काला बाजारी करने वाले भी मैदान में आ जाते हैं। कुछ शहरों में तो एक कॉमर्शियल सिलेंडर जानते हैं कितने में बिक रहा है? 6,000 रुपए में। 6,000 रुपए, जबकि घरेलू सिलेंडर की जो ऑफिशियल कीमत है वो है सिर्फ 900 रुपए के आसपास। अब आते हैं इस पूरी कहानी के सबसे बड़े सवाल पर, या यूं कहें कि सबसे बड़े विरोधाभास पर। एक तरफ है वो जो लोग झेल रहे हैं और दूसरी तरफ है सरकार के बयान, और दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। देखिए, एक तरफ लोग लाइनों में लगे हैं, 2-2, 3-3 हज़ार रुपया ब्लैक में सिलेंडर खरीदने को मजबूर हैं, कारोबार बंद हो रहे हैं, और दूसरी तरफ पेट्रोलियम मंत्री कहते हैं कोई कमी नहीं है। उनका कहना है कि ये सब पैनिक बाइंग है, मतलब लोग घबरा कर खरीद रहे हैं। यहां तक कि प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि कमी का डर फैलाना ठीक नहीं है, इससे देश का नुकसान होता है। तो सवाल ये उठता है कि अगर सच में कोई कमी नहीं है तो फिर ये आपातकालीन कदम क्यों उठाए जा रहे हैं? सरकार ने अचानक दाम क्यों बढ़ा दिए? उत्पादन बढ़ाने के आदेश क्यों दिए गए? और सबसे बड़ी बात, बुकिंग पे राशनिंग क्यों शुरू हो गई? मतलब ये सारे कदम तो एक अलग ही कहानी बयां कर रहे हैं ना। तो आखिर ये गैस की सप्लाई रुकी क्यों? चलिए इस गुत्थी को सुलझाते हैं और वजह को समझते हैं। देखिए, सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि भारत अपनी जरूरत का 40% एलपीजी ही देश में बनाता है। बाकी का जो 60% है वो पूरा का पूरा हम विदेशों से मंगाते हैं, यानी इंपोर्ट करते हैं। तो जाहिर है हमारी रसोई गैस की सप्लाई पूरी तरह से अंतर्राष्ट्रीय हालात पर टिकी हुई है। तो हुआ ये कि अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध शुरू हो गया, और इसके जवाब में ईरान ने हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य मतलब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद कर दिया। अब ये जानना जरूरी है कि भारत का लगभग 90% एलपीजी इंपोर्ट इसी रास्ते से होता है। तो ईरान के इस एक कदम ने समझिए भारत आने वाली गैस सप्लाई का मेन स्विच ही ऑफ कर दिया। लेकिन क्या यह संकट सच में अचानक आया? सोर्स की माने तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। असल में इस संकट की असली वजह एक अंतर्राष्ट्रीय घटना नहीं, बल्कि हमारी अपनी तैयारी में एक बहुत बड़ी चूक है। देखिए, जो लोग जियोपॉलिटिक्स पर नजर रखते हैं उनके लिए ये कोई सरप्राइज नहीं था। जनवरी से ही ऐसे संकेत मिल रहे थे कि ईरान पर हमला हो सकता है और इसके जवाब में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद हो सकता है। सोर्स का यही तर्क है कि इतने साफ सिग्नल मिलने के बावजूद सप्लाई के दूसरे रास्ते खोजने या एडवांस में ऑर्डर बढ़ाने जैसा कोई भी कदम नहीं उठाया गया। और अब जो बात सामने आ रही है वो शायद सबसे ज्यादा चौंकाने वाली है। भारत के पास एलपीजी का कोई स्ट्रेटेजिक रिजर्व है ही नहीं। मतलब हमारे पास पूरे देश को चलाने के लिए सिर्फ 48 घंटे से भी कम का बैकअप है, बस 2 दिन का। तो सोर्स के मुताबिक ये संकट सिर्फ एक बाहरी घटना का नतीजा नहीं है, ये तो सालों से चली आ रही कुछ बड़ी चूकों का नतीजा है। जैसे हमने कभी इंपोर्ट के लिए नए रास्ते खोजने पर ध्यान नहीं दिया, कभी कोई स्ट्रैटेजिक रिजर्व बनाया ही नहीं, और तो और उज्ज्वला योजना जैसी स्कीम से हमने डिमांड तो खूब बढ़ा दी, घर घर सिलेंडर पहुंचा दिए, लेकिन उस बढ़ी हुई डिमांड को पूरा करने के लिए जो सप्लाई इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए था उसे मजबूत करना भूल गए। तो अब सबसे बड़ा सवाल, आगे क्या होगा? क्या है इस संकट से निकलने के रास्ते, और तब तक आम लोग क्या कर सकते हैं? सोर्स के हिसाब से 4 रास्ते दिखते हैं। पहला कि युद्ध विराम हो जाए और वो रास्ता फिर से खुल जाए। दूसरा कि हमें कहीं और से, नए देशों से इमरजेंसी सप्लाई मिल जाए। तीसरा,
बिना युद्ध विराम के ही वो रास्ता खुल जाए, या चौथा, ईरान खास तौर पर भारतीय जहाज़ों को निकलने की इजाज़त दे दे। लेकिन सच तो ये है कि इन चारों ही रास्तों पर अभी कुछ पक्का नहीं है। सबकी संभावना बहुत कम लग रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि एक रियलिस्टिक अंदाज़ा यही है कि हालात सुधरने में अभी कम से कम 4 से 8 हफ्ते और लग सकते हैं। जी हाँ, 1 से 2 महीने। तो इस बीच हम और आप क्या कर सकते हैं? कुछ प्रैक्टिकल चीजें हैं जिन पर ध्यान दिया जा सकता है। सबसे पहली चीज, अगर आपके इलाके में बिजली ठीक ठाक रहती है तो बैकअप के लिए एक इंडक्शन कुकर ले लेना समझदारी होगी। दूसरी बात, पता कीजिए कि क्या आपके एरिया में पाइप्ड नेचुरल गैस यानी पीएनजी की लाइन है। अगर है तो फौरन उसके लिए रजिस्टर करवाइए। तीसरा और बहुत जरूरी कदम, अगर कोई ब्लैक में सिलेंडर बेच रहा है तो उसकी शिकायत नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन पर जरूर करें। और आखिर में सबसे अहम बात, प्लीज पैनिक बाइंग मत कीजिए, जमाखोरी मत कीजिए। इससे हालात सुधरेंगे नहीं बल्कि सबके लिए और बिगड़ जाएंगे। और आखिर में एक सवाल जो ये पूरी पड़ताल हमारे सामने रखती है, और ये सवाल बहुत मार्मिक है। जिन महिलाओं को उज्ज्वला योजना के तहत चूल्हे के धुएं से आज़ादी मिली थी, वो आज वापस मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाने को क्यों मजबूर हो गई हैं? ये संकट आखिर में सिर्फ गैस की कमी का नहीं है, ये इस बात की भी कहानी है कि जब तैयारी में चूक होती है तो उसकी सबसे बड़ी कीमत कौन चुकाता है।